Why is Manipur burning and what can be done to address this situation? आज के इस मॉडर्न जमाने में जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, और सेम टू सेम यही वर्ड्स मणिपुर वायलेंस के ऊपर एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को यही लगता है कि मणिपुर में चल रहा वायलेंस मैतेई समाज को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का स्टेटस देने की वजह से हो रहा है। लेकिन इस वायलेंस के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग, मणिपुर एंड म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, इनलीगल इमिग्रेशन, मणिपुर सरकार के द्वारा कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों के घरों को तोड़ना, आतंकवाद और मैतेई समाज को एसटी का स्टेटस देने के ऊपर चर्चा। इन सभी मल्टीपल रीजंस की वजह से मणिपुर पिछले 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। कोई भी वायलेंस लगातार इतने दिनों तक चल ही नहीं सकता जब तक उसे पीछे से फंडिंग ना मिले। और क्या इस वायलेंस की वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मणिपुर एरिया के हिसाब से भारत का 6th सबसे छोटा स्टेट है और 6th ही लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का सबसे दूर दराज वाला स्टेट है और मणिपुर के बॉर्डर्स म्यांमार से टच करते हैं। मणिपुर और म्यांमार आपस में 398 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं और इस 398 किलोमीटर में से सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर की ही फेंसिंग हुई है, बाकी का बॉर्डर वैसे का वैसा ही खुला है। तो कोई भी इंसान बॉर्डर क्रॉस करके और बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकता है और ये कोई इनलीगल बात नहीं है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एक दूसरे के देश में 3 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते और 16 किलोमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर रहने वाले लोग इस खुले बॉर्डर का फायदा उठाते हैं और एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं, और वीडियो में आगे आप समझ जाएंगे कि कैसे ये खुला बॉर्डर इनलीगल इमिग्रेशन, आतंकवाद और ड्रग्स स्मगलिंग को बढ़ावा देता है। देखिए, मणिपुर के करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मणिपुर में आखिर रहता कौन है। तो मणिपुर में टोटल 33 मान्यता प्राप्त ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें से 3 मेन है, मैतेई, कुकी और नागा, और इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मेन ट्राइब्स की बात करेंगे। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में मैतेई लोगों की कुल हिस्सेदारी 53% है, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इस 53% आबादी में से 7% आबादी मुस्लिम्स की है और इन मुस्लिम्स को भी मैतेई जनजाति में ही कंसीडर किया जाता है। ये 7% मुस्लिम आबादी मणिपुर तब पहुंची थी जब साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये मुस्लिम्स तभी बांग्लादेश को छोड़कर आज के मणिपुर में आकर बस गए थे। और मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में कुकी कम्युनिटी की हिस्सेदारी 24% है और नागा कम्युनिटी की 16%, और ये सभी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि मणिपुर की 40% आबादी क्रिश्चियन है और इन सभी लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का स्टेटस प्राप्त है। मैं ये डेटा आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन पिछले 11 सालों में वहां की पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदल चुकी होगी और ये बात आप वीडियो में आगे समझ जाएंगे। मणिपुर स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वैली और हिल के एरियाज में। जो वैली का इलाका है वो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है और जो हिल का इलाका है वो 90% है। और मणिपुर की 53% मैतेई कम्युनिटी इस 10% के वैली वाले इलाके में ही रहती है और उन्हें 90% वाले हिल एरियाज में ना तो जमीन खरीदने की और ना ही वहां पर रहने की इजाजत है। और कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग 90% वाले हिल एरियाज में रहते हैं और सरकार ने इस 90% के हिल एरियाज को इन 2 कम्युनिटीज के लिए आरक्षित किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग नीचे वैली में आकर जमीन भी खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं। मणिपुर की 60% आबादी 10% के वैली वाले इलाके में रहती है, जिसमें मैतेई, कुकी और नागा ये तीनों ही शामिल है। इसके अलावा वैली के इलाके में इनलीगल इमिग्रेंट्स और देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए लोग भी रहते हैं। मणिपुर की विधानसभा और वहां की पॉलिटिक्स में मैतेई लोगों के पास ज्यादा पावर और ज्यादा सीटें हैं। मणिपुर की असेंबली में टोटल 60 सीटें हैं और इन 60 सीटों में से 19 सीट्स को एसटी कम्युनिटी यानी कि नागा और कुकीज के लिए आरक्षित किया गया है। और 2022 में हुए असेंबली इलेक्शंस में टोटल 60 सीटों में से 39 सीटों पर मैतेई कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीता। देखिए, मणिपुर में इस समय जो वायलेंस चल रहा है उसके पीछे 2 मेन रीजन बताए जा रहे हैं। पहला, फरवरी के महीने में मणिपुर सरकार ने 3 जिलों के फॉरेस्ट एरियाज में
अवैध अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की। फिर सरकार ने 3 चर्चेस को अवैध बताकर डिमोलिश कर दिया। सरकार का कहना है कि म्यांमार से आ रहे इनलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर के हिल एरियाज में आकर अवैध बस्तियां बसाते हैं और रहने लग जाते हैं, और पिछले कुछ टाइम से ये प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है। इसीलिए सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहती है। सरकार के इस कदम का कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों ने विरोध किया और कहा कि इनलीगल इमिग्रेशन सिर्फ एक बहाना है। मैतेई कम्युनिटी के लोग एसटी ट्राइब्स के लोगों को उनकी जमीन से खदेड़ना चाहते हैं। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऐसा मणिपुर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। इन दोनों ही रीजंस की वजह से कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि मैतेई कम्युनिटी के लोग आखिर एसटी का स्टेटस पाना क्यों चाहते हैं। देखिए, मैतेई कम्युनिटी का ये कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों ही जगहों से इनलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में रहने लगते हैं और मैतेई कम्युनिटी के लोगों से उनकी जमीन और जॉब्स छीन लेते हैं। इसकी वजह से होगा ये कि मैतेई कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया तो इसकी वजह से वो अपने कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैतेई कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिला तो इसकी वजह से वो मणिपुर के हिल एरियाज में जमीन खरीद पाएंगे और वहां पर रह पाएंगे, और इसी बात का कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि साल 2012 में मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने एसटी का स्टेटस पाने के लिए अप्लाई किया था और उस चीज के ऊपर साल 2023 में कोर्ट का फैसला आया। मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस नहीं दिया, बल्कि इस मुद्दे के ऊपर मणिपुर की सरकार को सिर्फ सोचने के लिए कहा और केंद्र सरकार को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। अगर कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग मणिपुर हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हैं, तो वो वायलेंस करने की बजाय इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते थे, जिससे ऑटोमेटिकली ये फैसला 10 से 12 साल के लिए आराम से रुक जाता, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके हक में भी फैसला सुना सकता था। और जो अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है उस वायलेंस को टाला जा सकता था। सैकड़ों हजारों करोड़ों की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जल्दबाजी का रिजल्ट हमारे सामने है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर की सिचुएशन खराब होने लगी। लोग सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम के इनॉग्रेशन के लिए आने वाले थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने एक दिन पहले ही यानी कि 27 अप्रैल को ओपन जिम में आग लगा दी। इसके बाद अगले 5 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई और मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर नामक एक आदिवासी संगठन ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला, जिसमें 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रोटेस्टर्स के बीच में एक अफवाह फैल गई कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने उनके एक गांव में आग लगा दी, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स ने गुस्से में आकर आसपास के मैतेई पॉपुलेटेड एरियाज में तोड़फोड़, आग लगाना और लोगों को मारना शुरू कर दिया। बाद में ये क्लैशेस और भी एरियाज में होने लगे और अगले दिन 4 मई को मणिपुर के दूसरे जिलों में भी हिंसा फैल गई। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट को आर्मी बुलानी पड़ी और कई एरियाज में इंटरनेट को सस्पेंड करना पड़ा। इस हिंसा में अब तक 115 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 45,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों ही ग्रुप्स आखिर चाहते क्या हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि कुकी ट्राइब्स के लोग म्यांमार से काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से ये प्रोसेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। जब से साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तब से, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कुकी लोगों का कहना है कि ये बात पूरी तरह से झूठ है और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो मणिपुर में भी रहते हैं और म्यांमार में भी रहते हैं। म्यांमार में एक चिन नाम का राज्य है। इस चिन राज्य में मेजॉरिटी ऑफ कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तब से वहां की आर्मी चिन राज्य में काफी ज्यादा बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से वहां की कुकी कम्युनिटी के लोग म्यांमार से भागकर मणिपुर में आ गए और मणिपुर में ड्रग्स का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। मणिपुर सरकार ने इन इनलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाने के लिए एक पॉपुलेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन ने म्यांमार से भागकर आए नागरिकों की पहचान की। मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि मणिपुर के किन किन जिलों में कितने म्यांमार के नागरिक
नागरिकों की पहचान की गई। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। नीदरलैंड की ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया कि मणिपुर में पिछले 15 सालों में अफीम की खेती में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। मणिपुर में कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग अफीम की खेती करते हैं और जब अफीम तैयार हो जाती है तो ये अफीम बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार भेजी जाती है और म्यांमार से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। इस अफीम के बिजनेस से जो कमाई होती है वो कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों की होती है और वो इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में, अपनी प्राइवेट आर्मीज को बढ़ाने में, अफीम के बिजनेस को एक्सपेंड करने में और नीचे 10% के वैली वाले इलाके में जमीन खरीदने के लिए करते हैं। मणिपुर में कितने बड़े लेवल पर अफीम की खेती की जाती है, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि पिछले कुछ सालों में मणिपुर की सरकार ने और वहां की पुलिस ने हजारों एकड़ अफीम की फसल को बर्बाद किया है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लेना। आप समझ जाओगे कि मणिपुर में ड्रग्स का बिजनेस कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट होता है। पिछले कुछ टाइम से वहां की सरकार ड्रग्स के बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और उसे खत्म करना चाहती है। यही रीजन है कि मणिपुर के ड्रग्स माफिया वहां की सरकार से नफरत करते हैं और ये लोग कुकी और नागा कम्युनिटी से आते हैं। और मणिपुर वायलेंस में जिस तरह से खुलेआम AK-47 और बंदूकों का इस्तेमाल हुआ है, आप शायद समझ सकते हो कि ये बंदूकें कहां से आई होंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग म्यांमार के कुछ आतंकवादी मणिपुर के इस वायलेंस को और भी ज्यादा भड़काना चाहते हैं ताकि ये वायलेंस और भी लंबे टाइम तक चल सके। The current violence seems to have given them an opportunity, the perfect opportunity, a chance to reignite the insurgency. ये सभी आरोप मैतेई कम्युनिटी के लोग कुकी और नागा कम्युनिटी के ऊपर लगाते हैं और उन्हें ड्रग लॉर्ड और इनलीगल इमिग्रेंट्स बोलकर चढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और झूठा बताते हैं और उन्हें बदनाम करने की एक साजिश बताते हैं। और दूसरी तरफ मैतेई कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि साल 1949 से पहले मैतेई कम्युनिटी को ST का स्टेटस प्राप्त था, लेकिन 1949 में जब मणिपुर भारत का हिस्सा बना तो उनसे ST का स्टेटस छीन लिया गया, लेकिन अब वो फिर से ST का स्टेटस पाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नागा और कुकी लोगों का ये कहना है कि मैतीस के पास ऑलरेडी OBC का स्टेटस है तो उन्हें ST का स्टेटस क्यों चाहिए। इसके अलावा मैतीस के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पावर उनसे ज्यादा है और अगर उन्हें ST का स्टेटस मिला तो वो हिल्स में भी डोमिनेंट बन जाएंगे और वहां से कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों को हटा देंगे। किसके आरोप सही हैं और किसके आरोप गलत हैं, ये डिपेंड करता है कि आरोप कौन लगा रहा है और किसके ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज अपनी अपनी बातों को सही मानती है और दूसरों की बातों को झूठ मानती है। मणिपुर का वायलेंस ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुकी कम्युनिटी के लोग मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में और मैतेई समाज को ST का स्टेटस देने के ऊपर जो चर्चा चल रही है उसकी वजह से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। इस वायलेंस के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग, आतंकवाद, इनलीगल इमिग्रेशन और मणिपुर और म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट। और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि इस वायलेंस के पीछे का असली सच आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोग एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सके कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है और इतने लंबे टाइम से क्यों चल रहा है। इन तीनों ही ट्राइब्स का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और ये सभी ट्राइब्स अपने अपने वजूद के लिए एक दूसरे से और पूरी दुनिया से लड़ती आ रही हैं। और ये कोई नई लड़ाई नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं। जहां तक रही बात मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। मणिपुर एक ऐसा स्टेट नहीं है जिसे दिल्ली से बैठकर चलाया जा सके। मणिपुर का कल्चर और वहां की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी काफी ज्यादा अलग है और इस चीज को वहां के लोकल्स ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझो, अगर कर्नाटक से किसी इंसान को उठाकर यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो ना तो यूपी को कभी समझ पाएगा और ना ही यूपी को चला पाएगा। सेम टू सेम यही चीज मणिपुर के ऊपर भी एकदम फिट बैठती है। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मणिपुर वायलेंस को देखकर मुझे उतना ज्यादा दुख नहीं हुआ जितना ज्यादा दुख उन लोगों को देखकर हुआ जो मणिपुर वायलेंस के ऊपर खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अगर इन लोगों से मणिपुर का कैपिटल पूछ लिया जाए ना तो ये लोग बिना गूगल किए बता नहीं पाएंगे, लेकिन देश में कहीं पर भी दंगे हो रहे हो उसे देखकर खुशी जरूर मना लेंगे।